नमस्कार, मैं भूपेश रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी दशकों से चिख चिख कर हजारों पर्चे, पुस्तकों और अपने लोगों की शहादतें देकर बताने की जो कोशिश कर रहे थे कि भारत के जनता का दुश्मन ब्राह्मणीय फांसीवाद है, वह कितना सफल हो पाई या तो नहीं पता। लेकिन भारत सरकार के तहत जिस तरीके से यूजीसी बिल को लागू किया गया, उसने उसके एक मस्तर ने तमाम चीजों को उकेर करके रख दिया। अब किसी को ये समझने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से भारत में ब्राह्मणवादी फांसीवाद सत्ता कायम है और किस तरीके से वह देश के अंदर में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने के पक्षधर है। और यह तमाम चीजें जिसको बताने में सीपीआई माओवादी को दशकों लग गए, हजारों लोग उसके मारे गए और लाखों पर्चे, किताबें बांटी गई, समझाने में सफल नहीं हो पाई। यूजीसी बिल के एक दस्तर ने इसको जनता के बीच में स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार का चरित्र वास्तव में कैसा है। इसके साथ ही एप्स्टीन फाइल जो आया है मोदी सरकार का, जिसमें नाम है, मोदी के कई मंत्रियों का नाम है, उस जेफरी एप्स्टीन के इतिहास और उसके तमाम कुकृत्य जिसकी जानकारी देश के तमाम बच्चों को हो चुकी है, उसको बताने के लिए अलग से कोई जरूरत नहीं है। उसने भी ये बता दिया है कि भारत सत्ता क्षेत्र कैसा है, किस तरीके से वह देश की जनता के खून को चूस रही है, पी रही है, छोटे छोटे बच्चों पर बलात्कार कर रही है, उस बच्चों के साथ हत्या करके निशंस बलात्कार करने के बाद उसका मांस खा रही है। ये एप्स्टीन फाइल का सच है। इससे भी भयानक सच उसमें यह है कि वह बच्चों को डरा धमका करके उसका हाथ पैर तोड़ करके और जीवित रहते उसके शरीर में से जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को पीने के लिए तमाम बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, विधायक छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें लगे हुए हैं और उसके तहत जो है अपने आप को जवान बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का यह सच केवल इजराइल या अमेरिका या यूरोप का सच नहीं है, यह भारत का भी सच है। भारत के मंत्री इस काम में आए दिन सम्मिलित पाए जाते हैं। आप याद कीजिए प्रज्वल रेवन्ना, जिसने जो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का पोता है, उसने दसियों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और बेकायदा उसके वीडियो बनाए थे। इस वीडियो बनाने का जो लक्ष्य था लोगों को ब्लैकमेल करना, यह भी ठीक से एप्स्टीन फाइल का ही भारतीय संस्करण था, जो जल्दी ही एक्सपोज हो गया। अन्यथा भारत में भी नया एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन दिखता आपको। लेकिन आपको याद होगा इस बलात्कारी के पक्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके साथ मंच साझा किया था और जनता से अपील करते हुए कहा था कि ऐसे निशंस बलात्कारी को अपना वोट दीजिए और विजयी बनाइए। जेफरी एप्स्टीन यूरोप में सफल हुआ, भारत में सफल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जेफरी एप्स्टीन लगातार इस देश के अंदर में नई संस्करण के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें आपने बलात्कारी सेंगर को देखा, आपने ब्रिजमोहन पाठक को देखा, आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखा और ये तमाम कांड खासकर 14 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और जो ब्राह्मणीय फांसीवादी का सबसे बड़ा समर्थक है, जो जातीय आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करती है, यह लोग ये राज्य में यह चीज नई तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूजीसी बिल जिसने कि इन तमाम भेदभाव पर रोक लगाने का एक प्रयास किया था यूनिवर्सिटी के अंदर में, रोहित वेमुला की माताजी और पायल तरीबी की माताजी के लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक नियम बनाया था, गाइडलाइन बनाने को कहा था। उस गाइडलाइन ने जो ही बनाने की बात हुई, त्यों ही तुरंत अगले ही प्रभाव से
सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त भी कर दिया। और इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन देश के अंदर में यूजीसी बिल के समर्थन में, यूजीसी बिल के विरोध में तमाम पार्टियां दो घरे में बट गई। वो स्वर्ण समाज अब मोदी जी के नहीं रहे हैं। लगातार जिस तरीके से झंडा उतार कर फेंक रहे हैं, झंडा को जला रहे हैं, वो स्वर्ण समाज अब मोदी जी के तो नहीं रहे हैं। बता दूं आपको, जब ईडब्ल्यूएस देश में लागू हुआ, नरेंद्र मोदी जी ही लेकर के आए थे, जो असंवैधानिक था, संविधान में कहीं उसका जिक्र नहीं था, लेकिन हुआ, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मोदी जी को लोग पूजना शुरू किए, भगवान बनाना शुरू किए। लेकिन आज तक कोई भी ओबीसी एससी एसटी के आदमी मोदी जी को तेलिया नहीं बोला था। ऐसा ये शब्द नहीं बोला था जो मनु स्मृति में यूज हुआ है कि तेली का मुंह सुबह में नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये भी बाहर निकल के आ रहा है। बहुत सारे लोग अब लिख रहे, बोलते हैं मनु स्मृति में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है, तो ये तेलिया का मुंह नहीं देखना चाहिए। कहां से लोगों के दिमाग में घुसा है? लोग लिख रहे हैं, सवर्ण समाज के बहुत सारे लोग फेसबुक पे नरेंद्र मोदी जी को गाली लिख रहे हैं, लेकिन ना मुसलमान आज तक नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया है। जब वो लेके आए थे एनआरसी या सीए, कोई मुसलमान गाली दिया था, बोला था कि तेलिया है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज तो सवर्ण समाज के लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, यूजीसी की कमेटी हर तरह का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन हमारा सवाल आज उन चंद लोगों से है जो हमारे पेज पर भद्दी गालियां और धमकियां लिख रहे हैं। एक पल को मान भी लें कि मोदी सरकार में बनाई एक कमेटी से कोई चूक हो गई हो, पर किसने कहा कि आपकी राय नहीं सुनी जाएगी? वो कहते हैं किसी के 100 भी माफ और कोई एक चूक में साफ। लेकिन धर्म के चौधरी बनने वालों को ये याद दिलाना जरूरी है कि गांधी जी की हत्या के बाद ये जानते हुए भी कि उसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं था, फिर भी नेहरू की नाक के नीचे ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और तब आपने उन्हें माफ करके 15 साल सत्ता में बिठाए रखा। नेहरू ने वैदिक गुरुकुल सिस्टम खत्म कर मैकाले का गुलामी वाला एजुकेशन सिस्टम थोपा, तब माफ। दशकों तक कांग्रेस आपकी टैक्स की कमाई हज सब्सिडी में उड़ाती रही, तब माफ। दिवाली गणपति की जगह इफ्तार मनाते रहे, तब माफ। नेहरू ने मंदिरों की कमाई सरकार के कंट्रोल में ले ली, तब माफ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कानून बनाकर मंदिरों के पुनरुद्धार पर ताले लगा दिए, तब माफ। और इन सब के बीच लड़कर मोदी जी ने राम मंदिर की गगनचुंबी इमारत बनाई, किसके लिए? 70 साल तक गरीब सवर्णों को पूरी तरह इग्नोर किया गया, तब माफ। लेकिन मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस के जरिए 10% आरक्षण दिलाया, किसे? एनसीईआरटी की किताबों में 70 साल तक मुगलों का महिमा मंडन करने वालों को भी आपने माफ किया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपे रखी। जिन्होंने सावरकर को गद्दार और माफी वीर कहा, कुछ लोग आज भी उनका समर्थन करते हैं। जिन लोगों ने आम्बेडकर को हराया, आप बार बार उन्हें जिताते रहे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, तब आप राजीव गांधी को हैंडसम कहने में बिजी थे। कांग्रेस ने एक विदेशी महिला को कमान दे दी, आपने अटल जी को छोड़कर उन्हें जिताया। जिन्होंने हिंदू जैसे शब्द गढ़े और संविधान से रामायण की तस्वीरें हटाई, तब भी आप सो रहे थे। और आज एक चूक पर आप भीड़ की तरह अपनों पर टूट पड़े, वो भी उन पर जो आपकी सुनते हैं और सुधार की बात करते हैं। यही फर्क है सत्ता भोगने और जिम्मेदारी निभाने में। कुछ लोग राज करने आते हैं जो साधुओं की मांग का जवाब गुस्से से देते हैं, और कुछ सेवा करने आते हैं जो जनता की तकलीफ समझते हैं। वरना गाली देना तो सबसे आसान काम है, जो कुछ लोग हमेशा देते रहेंगे। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी को बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे पापा हैं। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। गर्व से बोल रहे हैं, मोदी जी हमारे पापा हैं। हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई बड़े बड़े फेम लेकर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर। अभी 5-6 दिन पहले हम ही बोलते थे जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन अब सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति मोदी जी का नाम लेने को तैयार नहीं है, और मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट नहीं देंगे, अमित शाह के नाम पर वोट नहीं देंगे। यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा। और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही शायद हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, यदि ये कानून पास हुआ तो। ये लिख लीजिए। हम सभी जलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार
सरकार को वोट नहीं देंगे, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। जब मंडल आयोग की सिफारिशें आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक लगा दी, 2-2.5 साल तक उसको फंसाए रखा, उसको लागू नहीं होने दिया, जबकि वो संवैधानिक था। उसके बाद EWS आया, वो संविधान के हिसाब से नहीं था। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण ने लिखा, भाई ये क्या जुल्म कर रहे हो आप, कम से कम इस पे रोक लगाओ। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों पे रोक लगाई थी, उसने कहा नहीं देखो आपकी सुनवाई तो हो जाएगी लेकिन रोक नहीं लगेगी। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट UGC में जब आती है बात, लेके चला जाता है कि ये गलत है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगा देता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो दोगला व्यवहार है, इससे साफ है मनु कोर्ट टाइप का ये कोर्ट है। इस पे हमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं, और जब तक इसमें पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं होती, हमें इनके फैसलों पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं आता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। UGC 2026 का जो एक्ट आया है, इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या ना किया हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या हो गई है। ये वो स्वप्न है जो RSS ने हमें हमेशा दिखाया, ये वो स्वप्न है जो वीर सावरकर की आंखों में मरते हुए समय भी था, ये वो सपना है जिसको लेकर नाथूराम गौडसे फांसी चढ़ गए थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस सपने की हत्या कर दी है। अब तो केवल माँ और महादेव चाहें और वो कुछ करे तो कुछ हो सकता है, वरना अब और कुछ होना किसी भी मानव के द्वारा हिंदू राष्ट्र के बारे में अब संभव नहीं है। और जितना ये डपली बजा बजा के आजादी मांगेंगे, हम उतना लठ बजा के आजादी देंगे, और कुछ नहीं, बस। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं वही अंजलि हूँ जिसको पिछले 24 घंटे में आपने अपने फोन के, टेलीविजन के स्क्रीन्स पे देखा होगा एक नेशनल विलेन के रूप में। मीडिया हर तरह से बात को ट्विस्ट करके जो वास्तविकता है उसको छुपाते हुए आपको ये नैरेटिव परोस रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मैंने पत्रकार रुचि तिवारी को हरास किया, उनको उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, ये बात सरासर झूठ है। आप देखेंगे तो जिस तरह से प्रॉपर वीडियो एविडेंस है जिसमें दिखता है कि वो मेरा मुंह पकड़ के मुझे धक्का देती हैं, जिसकी वजह से मैं जमीन पर गिर जाती हूँ, मुझे वो पटक देती हैं जमीन पर। और जब ये वारदात होती है तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मुझे उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पता। हाँ, ये जरूर पता है कि इस महिला का एक इतिहास है जो लगातार देश में अभी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट हो, वहां पे आती हैं, एक तरफा एक प्रोपेगेंडा पेडल करने के लिए आती हैं। 2 दिन पहले भीम आर्मी के प्रोटेस्ट में भी ये जाती हैं और वहां पे जाके ये बात कहती हैं कि 5000 साल से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी। वंचितों को, दलितों को, जिनको सही में पानी के नाम पे इस देश में मार दिया जाता है, उनके साथ इस तरह से जातिवादी बात करती हैं। कल भी इनकी यही कोशिश थी। मुझे तो मॉरिस नगर थाने में जाकर जब मैं FIR लिखती हूँ तब पता चलता है इनका नाम क्या है। मैंने तो FIR में भी लिखा है कि वो महिला जिसने ऑरेंज स्वेटशर्ट पहना है। हम देखते हैं कि ये वारदात शुरू होता है 3 दिन पहले, जब पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल में S इरफान हबीब पर पानी फेंका जाता है, डस्टबिन फेंका जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद भी कि हर्ष चौधरी नाम का गुंडा जो लॉ फैकल्टी में पढ़ता है उसने ये किया, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कल भी हमारा कार्यक्रम होता है, वंचित दिवस मना रहे होते हैं, अलग अलग सेंटर्स में UGC के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होते हैं, पब्लिक मीटिंग होती है। कल भी हमारा पब्लिक मीटिंग जब चल रहा था तो हम देखते हैं कि कोने में एक हलचल चल रही है। उस हलचल को देखने जब मैं जाती हूँ तो बामसेफ के जो पत्रकार हैं, जो दलित पत्रकार हैं नवीन, उनको मैं देखती हूँ कि इस महिला ने एक हाथ से उनका फोन पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से उनको स्ट्रैंगल करने की कोशिश है, दोनों तरफ से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। इनके साथ जो 3-4 लंपट ये लेके आई, गुंडे ये लेके आई, वो लगातार उस भीड़ में हाथ चला रहे हैं। कभी महिलाओं के ब्रेस्ट पे हाथ जा रहा है, कभी इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। उस भीड़ में मैं घुसती हूँ कि नवीन का फोन मैं इनसे छुड़ा पाऊं, और उसी को आप देखेंगे, आपको वीडियो में दिखेगा, उसमें ये मेरा मुंह पकड़ती हैं और गिरा देती हैं। मैं कुछ मिनट्स तक अनकॉन्शियस होती हूँ। मैं जब उठती हूँ तो मैं आई एम स्टार्टल्ड, आई एम स्कैर्ड
कि दिस इज माई यूनिवर्सिटी वेयर आई हैव बीन स्टडिंग, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर। यहाँ पे हर तरह से गार्ड्स हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ हैं, इनकी मौजूदगी में मेरे साथ हिंसा होती है और कुछ कुछ कार्रवाई नहीं होती। यहीं तक नहीं, हम इनके पीछे जाते हैं। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन रिएक्शन दैट विल कम आउट ऑफ यू इफ यू आर असॉल्टेड, इफ यू आर बीटन अप एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। तो 3 of us 4 of us ran after her कि हम पुलिस को बोल पाए कि सर पकड़िए इनको। और यही होता है, वो वीडियो जो ये लोग अनम्यूट करके नहीं चला रहे हैं क्योंकि कारण है, उस वीडियो में हम लोग ये बार बार गुहार कर रहे हैं कि लड़की मार के भागिए, इसको पकड़िए। हम देखते हैं कि पुलिस वहां पे प्रोटेक्शन देती है और इसको निकाल देती है ह्यूमन चेन बनाकर। शाम को 6 बजे मैं एफआईआर करने, एमएलसी करने मॉरिस नगर थाने पहुंचती हूँ। वहां पे 50-55 की भीड़ में एक क्रेजी मॉब वहां पे मौजूद होता है। मैं जैसे ही पहुंचती हूँ वो लोग चिल्लाने लगते हैं, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको पीटो। और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। 20-25 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने 2 लेयर स्वेटर्स के पहने हुए हैं, दोनों उतर जाते हैं। एंड आई एम टेरिफाइड फॉर माई लाइफ, क्योंकि इन लोगों का कोई भी दायरा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। वो वहां पे रेल देंगे, पेल देंगे, इसका काम यहीं पे खत्म करेंगे। हम लोग भाग के एक छोटे से कमरे में पुलिस स्टेशन के अंदर ही जाते हैं, जहां पे कांच की दोनों तरफ खिड़कियां हैं। दे आर लिटरली बैंगिंग ऑन द विंडो, थम्पिंग, और एक तरफा ऐसे लुइड जेस्चर्स किए जा रहे हैं, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। लगातार मेरे मुंह पर आकर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं लोग अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक से कि और पन्ना है नेता, ये तो ऐसा वाली है, इसको पकड़ के मारो। वहां पे नारे लगते हैं, अंजलि की कब्र खुदेगी। पुलिस के सामने ये सारी चीजें होती हैं। देखते ही देखते ये लोग 50 से 100 होते हैं, 200 होते हैं। वहां पे उन्मादी भीड़ खड़ी रहती है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ये नारे लगते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और लगातार पुलिस कुछ नहीं करती है। वी वर टेरिफाइड फॉर आवर लाइव्स फॉर ऑल दो 6 आवर्स। जब तक ये चला, हमें संरक्षण देने की जगह पुलिस हमको हॉस्टेज बना देती है। मेरा और मेरी साथ जो महिला साथी हैं, उनका फोन छीन लिया जाता है। कहा जाता है कि इस भीड़ को शांत करने के लिए दिखाना होगा कि हमने आपका फोन ले लिया है। एक तरफा ये कोशिश में होता है कि हमें इंटिमिडेट किया जाए, हमें हैकल किया जाए, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जिस तरह के झूठ ये फैला रही हैं कि इनको रेप थ्रेट मिला, इनके साथ मारपीट हुई, सारे वीडियोस इसके खिलाफ की गवाही देते हैं। लगातार हमको मारा गया, पीटा गया, जिसके वीडियोस हैं। लगातार हम वहां पे चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं कि रपट लिखाई जाए, कि कुछ एक्शन हो। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिए, एक घंटे में 600 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। मेरे डीएम्स रेप थ्रेट से भरे हुए हैं। मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे जिला का नाम, मेरा फोन नंबर, दिल्ली में मैं कहां पे रहती हूँ, ये सब लीक कर दिया गया है। What about my safety? What about my dignity? मुझे जब गिरा दिया जाता है, मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरे अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है। What about my safety? ये एक तरफा नैरेटिव क्यों? लगातार जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मैं ये अपील करना चाहती हूं कि बात किसी अंजलि वर्सेस रुचि की नहीं है, बात राइट वर्सेस लेफ्ट की नहीं है साथियों। बात एक तरफा उन लोगों की है जो चाहते हैं समाज में बराबरी, समता और डिग्निटी से एक समुदाय जिसको सदियों से शोषण किया गया है, दबाया गया है, उनके पक्ष में कानून आए, बेहतर कानून आए। और एक तरफा उनकी बौखलाहट है जो चाहते हैं कि दमन करना उनका अधिकार है, बाप की बपौती है। वी आर गोइंग टू फाइट टिल द यूजीसी रेगुलेशंस एज पर रोहित एक्ट बिकम्स द रियलिटी ऑफ द लैंड, एंड आई अपील द सेम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये भी वीडियो की जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचाना हो, वो टेंशन आपकी सोच नहीं बदलेगी। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेगी? उड़ा दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है, उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भगवान ने बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली, ये टीचर है, और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देते हैं। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना, तो थोड़ा दुख होता है सर, मुझे तो होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ समाज बदले। जो पार्टी ऑलरेडी दक्षिणपंथी है, भाजपा आरएसएस के साथ है, वह तो पूरी पार्टी ही इस बिल के विरोध में उतरी। और इसमें जो कुछ भी हुआ, भेदभाव,
चाहे वो जाति आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, दिव्यांगता के आधार पर हो, चाहे वो आपको नस्ल के आधार पर हो या फिर धर्म के आधार पर हो, ये तमाम मामले में वो इस बात से सहमत है कि ऐसा होना ही चाहिए। दूसरी वह पार्टी है जो कि इसके सर्वथा विरोध में है कि ये भेदभाव भारत में नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति के तहत जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। उसमें सीपीआई माओवादी का नाम अग्रिम पंक्ति में सामने आता है। इन दोनों ही पार्टियों के बीच में एक तीसरी धारा है, तीसरी पार्टियां हैं जो मध्यमार्गी है। इसमें संसदीय वामपंथी हो या अन्य पार्टियां हैं वह भी शामिल हैं। इसके चेहरे भी साफ तौर पर दिखे। डिस्प्ले पर आप जो एक नया तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सीपीआई के राज्य कार्यकारिणी, बिहार राज्य कार्यकारिणी का सदस्य है। ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है। और जब इनसे पूछा गया सवाल यह यूजीसी बिल पर आपका क्या राय है, यह सिरे से भड़क गए और पत्रकारिता का ज्ञान देने लगे। इन्होंने यह नहीं कहा हम यूजीसी बिल के समर्थन में हैं या यूजीसी बिल के विरोध में हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सीपीआई में इसीलिए हैं कि हम मौज मस्ती करना मुझे है, यहाँ हम मनोरंजन करने के लिए आते हैं, हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह शख्स जिनका नाम आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं यह मुस्लिम है, इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं है। बावजूद ब्राह्मण्य फसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक बनकर के ये सामने आया है और यूजीसी बिल के विरोध में भी ये सामने आया है। आप इसको बेशक अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि यह एक अकेला तथ्य बतलाता है कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व जो है वह किसी जाति का नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ब्राह्मण होना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह विचारधारा है ब्राह्मणीय हिंदुत्व का और उसका भेदभाव, इसके खिलाफ लड़ना इस देश की जनता की प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस प्राथमिकता को आप इसी तरीके से तय कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इसके समर्थन में हैं या इसके विरोध में हैं। यूजीसी बिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसदीय वामपंथी ही इस मामले में प्रीत हुआ हो और उसके दुख में बढ़ गए हों। सीपीआई माओवादी जो डंडे गाड़ करके इस बात का दशकों से चीख चीख कर बोल रही है वह ब्राह्मणीय फांसीवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणीय भेदभाव के खिलाफ है, उसके पार्टी के अंदर भी यह चीजें साफ तौर पर दिख गई। मैं बात कर रहा हूं मिलजुल्ला वेणुगोपाल राव की। ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी थाउट से प्रीत हुए और जिस चीज के लिए दशकों से वो इंतजार करते हुए सीपीआई माओवादी के अंदर बने रहे, ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसीवाद के विरोध का मुखौटा लगाए रखे। जब मोदी सरकार सत्ता में आती है इसमें बदलाव आता है और इनको अच्छे दिन नजर आने लगते हैं और इससे एक चीज साफ होता है कि ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसीवाद एक विचारधारा है। यह इसको खत्म करना या इसको पनपने के लिए बस परिस्थिति चाहिए, माहौल चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति जो इस भेदभाव के समर्थन में है वह हिंदू है, वो मुसलमान है या वो ब्राह्मण है या वो दलित है। इस बीमारी से पीड़ित कोई भी तबका हो सकता है। और मजेदार बात इसमें यही है कि इसके पक्ष में जो लोग खड़े हो रहे हैं, एक तो वह लोग खुलेआम ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का स्लोगन लगा रहा है, लेकिन दूसरे वह लोग भी हैं जो इसके पीछे अपना महत्वाकांक्षा पोषित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा हो, भेदभाव हो। भेदभाव के खिलाफ भारत में दो सत्ताएं हैं, एक तो जनता है, दूसरी सीपीआई माओवादी है। सीपीआई माओवादी जनता के प्रतिनिधित्व होने का दावा करती है और इस भेदभाव के पक्ष में भारत की समूची तंत्र, समूची सत्ता, जो मोदी सत्ता है, जो आरएसएस है, वह खड़ी है। और यही कारण है दोनों के बीच संघर्ष जो है आज की तारीख में सबसे अधिक तीखा, सबसे अधिक रक्तपातपूर्ण हो चुका है। माओवादियों के हजारों नेताओं की हत्या करने के बाद, उसके हजारों समर्थकों को जेल में डालने के बाद, सरेंडर कराने के बाद भी भारत की जो सरकार है ये माओवादियों को समाप्त नहीं कर पाई है। भले ही वो 31 मार्च 26 का ढिढोरा पीट रहे हों,
लेकिन हकीकत यह है सीपीआई माओवादी अब इनके पहुंच से बहुत दूर है और जनता के बीच में ये सुरक्षित है, लड़ रही है, आगे बढ़ रही है और इस भेदभाव आधारित सत्ता को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। मसलन कल परसों करीकुट्टा की पहाड़ियों पर एक बार फिर से 2000 पुलिस को भेजा गया है माओवादियों को मारने के लिए। इसके साथ ही एक और हकीकत है और वो ये है कि पेरिस में एक बार फिर इस माओवादियों को खत्म करने, आदिवासियों का नरसंहार करने के लिए जो भारत सरकार लगातार कगार अभियान चला रही है, जिसको लोग कौवा अभियान भी कह रहे हैं, पेरिस में विरोध हो रहा है। इसके पहले इस्तांबुल में विरोध हुआ था, बांग्लादेश में विरोध हुआ था, दुनिया भर की जनता विरोध कर रही है। अब पेरिस में भी भारतीय दूतावास के सामने में इस कौवा अभियान का यानी कगार अभियान का विरोध किया जा रहा है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जहां पर कि एंटी इंपीरियलिस्ट लीग AIL इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही है और उसके लिए इस मामले को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही फ्रांस के कई राज्यों में, कई जगहों पर भारत की जो पीपुल्स वार चल रहा है, मतलब माओवादियों के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं, जिसमें कि लियोन, ग्रेनावल, तुलूज शहर में इस सीपीआई माओवादी के विद्रोह या संघर्ष को हथियारबंद संघर्ष चला रहे हैं, इसी समर्थन में वॉल राइटिंग भी की गई है, जो कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर। इस तरीके से भारत की जनता ही नहीं, दुनिया भर की जनता एक खेमे में है और दुनिया भर की शासक वर्ग सत्ता एक खेमे में है और इस दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में लाखों लोग मारे जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी कभी गणपति ने किया था, जो सीपीआई माओवादी के पूर्व महासचिव थे। ये युद्ध बहुत ही भयानक होने जा रहा है और इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, किसकी कितनों बलि चढ़ेगी, ये तो नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से भारत की ये फांसीवादी सरकार देश में हत्या, बलात्कार को लीगल करने जा रही है। मसलन आप ये तस्वीर देखिए, यह भारत के एक न्यायालय का आदेश है जिसमें कहा गया है कि किसी महिला के योनि पर वीर्यपात करना अपराध नहीं है या कहें रेप नहीं माना जा सकता। इसके पहले एक महिला जज ने कहा था स्किन टू स्किन टच ना हो तो वह रेप की श्रेणी में नहीं आता। मतलब जब तक कि योनि के अंदर पुरुष का लिंग प्रवेश नहीं करता है वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। एक और फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि लड़की का नाला खोलना या फिर उसका पैंट उतारना या फिर उसके अन्य चीजों का छेड़छाड़ करना भी अपराध में नहीं आता या फिर रेप की श्रेणी में नहीं आता। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह की जो कानून बनाई जा रही है, इस तरह का जो नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, यह कहीं न कहीं एप्स्टीन फाइल का ही नया रूप है जो भारत में बनने जा रहा है। यानी भारत में बलात्कार को लीगल करने की कोशिश की जा रही है, भारत में भेदभाव को लीगल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मनुस्मृति की जो भेदभावपूर्ण क्रूरतापूर्ण दास्तान है, क्रूरतापूर्ण मानवता विरोधी जो नियम है, उसको लागू करने में इस सत्ता को दिक्कत ना हो। इस भेदभाव या इस बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ, बलात्कार के जो परंपरा ब्राह्मणवादियों का है और जिसके पक्ष पोषण ये सरकार कर रही है, इसके खिलाफ भारत के अंदर एकमात्र सीपीआई माओवादी ही वह पार्टी है जो डट के खड़ी है और डट कर लड़ रही है। और यही कारण है कि सीपीआई माओवादी को समूल नष्ट करने के लिए अमित शाह के नेतृत्व में अमित शाह कारिंदे पहुंचे हुए हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। युद्ध है, युद्ध में मौतें होती है, वो साधारण सी बात है। कितनी मौतें होगी ये तो दोनों के बीच चल रही रणनीति या उसके बीच संघर्ष की तीव्रता ही बयां करेगी। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत यही है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी आज भी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, दिव्यांगता के खिलाफ है और इस मनुस्मृति जो ब्राह्मणवादी फांसीवाद है, जो रेप की संस्कृति, रेप का देश बनना चाहती है, बलात्कार को लीगल करना चाहती है, उसके खिलाफ है। नमस्कार,
सुरेश शर्मा। चल देख के लाइक सब्सक्राइब के शेयर कीजिए और इन चीजों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि यूजीसी बिल कहीं न कहीं हर किसी के अंदर में एक दो भागों चीजों को बांट दिया है और इस हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी धर्म का लोग हो। नमस्कार।